Hey, hello. Yes. So, okay, perfect. Good afternoon, everyone. Am I visible, audible, and the screen is showing? Just type in a yes. Good afternoon, Vasanti. Yes, good, good, good. Perfect. Okay, so shall we start? Good afternoon, Mojo Jojo. Hi everyone. चलिए आज का एजेंडा देके स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हमने आपको कहा था कि इस तरह के टॉपिक हम लोग करेंगे जो कि अभी तक तो आए नहीं है, बट न्यू टॉपिक्स है, बट क्या पता आ जाए, तो टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज। ठीक है, राइट। गुड आफ्टरनून सैन। तो ये हमारा आज का पर्पस है, and that's what we are going to do today. So the two major topics which are related to whatever we have done, but for whatever reason the bank exams have not given them with with much frequency. एक बार ऐसा रीजन आया था, लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके आए हैं, राइट। बट जैसे कहते हैं ना कि हर साल एक कंसिस्टेंसी के साथ आना, वो ये क्वेश्चंस नहीं आए। पर एज यू नो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंट्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। कि हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसको इस तरह से बनाएंगे कि कुछ भी आ जाए हम घबराएंगे नहीं, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फेमिलियर होगा। गुड आफ्टरनून हिमांशु। तो यस, हाय राजेश, गुड आफ्टरनून। तो आज जो दो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो आपको मैंने बताया अभी, एंड दे आर असर्शन रीजन एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी। ओ ओ सॉरी, इस लॉजिकल कंसिस्टेंसी, लॉजिकल कंसिस्टेंस क्वेश्चन में दिया जाता है, बट लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दोनों को करने का तरीका भी अलग अलग है। असर्शन रीजन आपके कॉज एंड इफेक्ट से काफी मिलता जुलता रहेगा, और लॉजिकल कंसिस्टेंसी एक अलग ही लगभग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत सिलॉजिज्म से मिलता जुलता आपको उसको मिलेगा, और लेकिन फेयरली इंडिपेंडेंट वे ऑफ आस्किंग दोज क्वेश्चंस। हाय एवरीवन, राजेश, सुरेश, कृष्णा, गुड आफ्टरनून। तो दैट्स द ओवरऑल क्रक्स ऑफ इट। तो आज जब हम लोग करेंगे, तो आपने अभी तक जो भी सीखा है ना, उस उन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग उसमें ऐड भी करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि वो जो हमारा नो अजम्पशन वाला रूल था, वो कॉज एंड इफेक्ट में काफी लिबरली यूज होता है, वो उतने स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं यूज होता है जितने कि आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग में यूज होता है। ये हमने देखा था, याद है। और ये आर्गुमेंट बेस्ड रीजनिंग के जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग आर्गुमेंट, उनको अगर हम हटा दें, तो कोर्स ऑफ एक्शन में थोड़ा सा और लिबरल वे में नो अजम्पशन वाला हमने देखा कि अप्लाई होता है। बहुत बहुत ही हल्का उसमें हम लोग चीजें कर सकते हैं, उसके उसकी जो डिग्री है हम लोगों ने क्लास में देखा था। फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट में एक लेवल ऊपर जाते हैं, फिर कॉज एंड इफेक्ट में। अब आते हैं असर्शन रीजन में। क्यों मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं? बिकॉज असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड आउट ऑफ हमारे नेचुरल वर्ल्ड होता है, हमारा पॉलिटिकल वर्ल्ड, हमारा सोशल वर्ल्ड, हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड, राइट। तो इसमें बहुत बार ऐसे आपने देखा भी होगा, अगर अगर यू हैव पास्ड सीबीएसई आफ्टर दी और इवन आई डोंट नो वेदर आईसीएसई इम्प्लीमेंटेड इट इन नॉट, बट एनसीईआरटी ने सीबीएसई में इम्प्लीमेंट किया था कि
क्वेश्चन साइंस के, हिस्ट्री के, उसमें असर्शन रीजन इन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में डालते थे, अपने 10th के और 11th 12th के पेपर में देखा होगा। तो वो ही टाइप का क्वेश्चन जो है, उसी का एक वर्जन जो है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन देखने में क्या होता है, उसका इंस्ट्रक्शन मैं आपके पास डाल रहा हूं। ओके, अमित ने कोई क्वेश्चन किया है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, यस यूपीएससी सीसैट में भी पूछते हैं, जिसमें भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं ना, उसमें पूछते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू माइट एक्सपेक्ट देम टू कम, अभी तक तो आया नहीं है शायद, यू माइट एक्सपेक्ट देम टू कम समटाइम्स इन जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। आपका असर्शन और रीजन ना जनरल अवेयरनेस में एक बहुत ही फेवरेट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है, तो उसमें भी आपको ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे तो वो काम आएगा। नो इश्यूज दिनेश, वी जस्ट स्टार्टेड। ओके, अमित कह रहे इन समर लास्ट फॉर अमित यार, इसको इसमें डाल देना, क्या कहते हैं, ग्रुप में डाल के रख देना। कल जो है जितने भी आपके डाउट्स जो आप चाहते हो कि मैं डिस्कस कर लूँ ना क्वेश्चन में, ये मैं कल और मंडे के क्लास के लिए भी बोल रहा हूँ। अमित ने अभी एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं उसको वही कह रहा हूँ कि आप उसको मुझे टैग करके ग्रुप में डाल दीजिए। मेरा जो टेलीग्राम में जो आईडी है, जो नॉर्मली मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको ट्रैक रखते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुझे बता देते हैं क्वेश्चंस को, फिर मैं पर्सनली देख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये इस तरह के अगर आपके जो पीछे 6-7 लेक्चर्स में कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिस करके आपको कोई डाउट है, या कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो उनको ना शेयर कर दीजिए। क्योंकि व्हाट आई वुड वांट कि फ्राइडे वाला क्लास, मतलब कल वाला क्लास जिसमें हमें मिक्स प्रैक्टिस करना है, और मंडे वाला क्लास जिसमें और हमें एडवांस प्रैक्टिस करना है, ये दोनों क्लासेस में आई टेक अप दोज क्वेश्चंस। तो आज और सैटरडे तक आज जो आप डाल दोगे वो मैं कल के क्लास में कुछ कुछ उसमें से उठा लूंगा, और सैटरडे तक जो डाल दोगे वो मैं, और जो रिमेनिंग होंगे अगर उठाने होंगे उसमें से, वो मैं मंडे के क्लास में उठा लूंगा। ठीक है अमित, इसको डाल देना वहां पे। ओके सर, कंक्लूजन एंड इन्फरेंस एक रिवीजन। कंक्लूजन इन्फरेंस के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, कल कल करेंगे, मंडे को करेंगे, कंक्लूजन इन्फरेंस के क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे, और उसी के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेंगे, नहीं? ठीक है, यस। सो दिस इज द डायरेक्शन, सबने अपना अपना डायरेक्शन पढ़ लिया है। तो 5 तरह के आपके पास जो है ऑप्शन रहते हैं, बोथ assertion and reason true, and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. assertion और reason दो स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पे, एक का नाम assertion डाल दिया, एक का नाम reason डाल दिया है। एंड A is true, R is false. R is true, A is false. तो ये आपके 4 हो गए, बोथ A and R are false, ये हो गए। तो हम अब क्या करेंगे, इसके पहले कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो थिंग्स टू रिमेंबर, आपने याद होगा कि कोर्स ऑफ एक्शन से एज आर्गुमेंट बेस्ड रीजनिंग से हर जैसे ही हम लोग आगे निकले, तो मैं हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट के लिए और असर्शन रीजन के लिए, इन चारों के लिए मैंने थिंग्स टू रिमेंबर दिया है, राइट? तो उन थिंग्स टू रिमेंबर को बीच बीच में रिवाइज करते रहना, बिकॉज दैट इज, ताकि इसकी चीज उसके सर ना डाल दो, है ना, इसकी टोपी उसके सर नहीं डाल दो। रूल ऑफ नो अजम्पशन वुड बी एप्लीकेबल बट वेरी लिबरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लिबरली, कि बिकॉज दिस इज बेस्ड आउट ऑफ योर ओन नॉलेज। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ नो अजम्पशन है वो किस तरह से लगेगा मैं बता रहा हूँ। विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन यू वुड हैव टू अज्यूम बेस्ड ऑन योर जनरल अवेयरनेस और दैट एरिया का अवेयरनेस। ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में अगर स्टेटमेंट्स बात करता है, एंड डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, दोनों को फिर हम ट्रू मान के चलेंगे। तो ये एक तरह का शॉर्टकट हो गया कि
हो सकता है कि देखो पॉलिटिकल जनरल अवेयरनेस में आपको मिल जाता है, पॉलिटिकल न्यूज़ जो होते हैं या साइंस के बेस्ड में वो नॉर्मली आप लोगों को पता होता है। तो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं पता होते हैं हमें। तो उसके लिए एक टेक्निक मैंने बता दिया कि अगर आपको दोनों सेंटेंसेस में इंट्रिंसिक कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है तो उसको ट्रू मान के जा सकते हो, राइट, या उसको छोड़ना पड़ेगा आपको उस क्वेश्चन को। अमित पूछ रहा है सर क्लर्क मेंस में पीओ मेंस में आ सकता है यार? यू नो अभी तक आया है, एक आध बार आया है, क्लर्क मेंस में नहीं, पीओ मेंस में आया है। आ सकता है, कौन बोल सकता है, राइट, नो वन कैन से। अगर कोई बोल सकता है तो उसको तो पेपर का पता हुआ है, राइट, तो नो वन कैन से। यार ये एक टाइप ऑफ सीआर का क्वेश्चन है, बाकी पेपर्स में आता ही है, यूपीएससी आरबीआई ग्रेड भी इन पे आता ही है। और हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि खास करके बैंकिंग के जो मेंस एग्जाम्स है वो इन एग्जाम से वो चाहे यूपीएससी से हो या आरबीआई ग्रेड बी से हो या कैट से हो, इन तीनों एग्जाम से मोटा मोटा किसी ना किसी एंड पे प्रभावित होता है अलग अलग स्टेजेस में। तो आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। बट आई इट्स नॉट दैट कि इसमें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, बट जानना जरूरी है, राइट। एक दो क्वेश्चन भी आ गया और वो करने लायक हुआ तो आप उसको छोड़ के ना आ जाओ। दैट्स द पर्पस दैट आई एम टीचिंग यू दिस, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप्स, बिकॉज एक बार समझ में आ गया ना तो दीज आर वेरी सिटर क्वेश्चन समझते हो, जिसमें टाइम भी कम लगता है और आंसर होने का चांसेस भी ज्यादा है। कंफ्यूजन है तो छोड़ देना। बट ये जो कोर्स ऑफ एक्शन या कॉज इफेक्ट या हमने स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट का किया, इनमें कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही देख के ही बता दे सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। सो दैट्स वेयर इट कैन कम। चेक वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहली बात तो ये तो बेस्ड ऑन योर जनरल अवेयरनेस प्लस बेस्ड ऑन कि इंट्रिंसिक कोई कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है। अगर दोनों ट्रू है तो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। वो हमने किया है, कैसे हमें करना होता है पिछले क्लास में। और अगर आपको पता चल गया कि एक कोई फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो उस हिसाब से आंसर मार्क करो। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, समटाइम्स इन लॉजिकली कनेक्टेड स्टेटमेंट्स स्टेप 1 को करने के लिए वी माइट नीड टू गो टू स्टेप 2 फर्स्ट। मतलब अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि लॉजिकली कनेक्टेड है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया जैसे हम कॉज इफेक्ट के क्वेश्चन में करते हैं, उसी के बेसिस में हम लोग सोच सकते हैं कि यार ये दोनों ही ट्रू होंगे क्योंकि दोनों अलाइंड है और कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बंधे हुए हैं, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है करना पड़े बिकॉज यू डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो रिलेशनशिप की वजह से आप उस पर मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया इसका जो बेसिक बेसिक मोटा मोटा रूल है। बट देन व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस यू वुड सी दे आर वेरी वेरी हैंडलेबल। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कल आप लोगों को दिक्कत आ रही थी ना कि ये ABCD कौन सा है, तो मैंने आज यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप ये देख के आंसर कर सको। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हिमांशु का आंसर आया, मोजूजू का आंसर आया। हाँ जी, देखे विप्लेश, विप्लवेश, राकेश, ठीक है। लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे इसीलिए इसको करना हमारे लिए जरूरी था बिकॉज इसके तरीके को एक बार हम अप्लाई करके नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि काफी लोगों का गलत हो जाए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंडिया लैक्स टैलेंट इन फुटबॉल इन द लास्ट डिकेड। अब ये ट्रू है कि नहीं ये पता करना मुश्किल है जब तक मैं दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ूंगा नहीं। until and unless I read the second sentence which is the reason sentence, I'm not able to tell you that whether it is true or not.
This is the postscript that I had written. In the last decade, Football Association of India, along with European clubs, tried to identify and develop talent in football, but without any success. Now, this very clearly it relates to developing talent in football in the last decade, which is 10 years, but without any success. So, if relevant people like Football Association of India with European clubs are not able to develop talent in football without any success, then can we say on the basis cause effect का question हो गया ये, then can we say that this is the cause and this is the effect, this is the statement and this is the reason, isn't it? Right? Okay, so can this be a reason? Can this be a valid reason to state this? Definitely yes. राइट सो ये वो पोस्टस्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हो सकता है कि हमेशा नॉलेज बेस यहाँ पे चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके पास नॉलेज बेस्ड ही आएंगे, लॉजिकल बेस्ड भी आ सकता है और आता ही है। क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादातर हमें लॉजिकल बेस्ड ही मिलता है, कभी कभी नॉलेज बेस आ जाता है, इसीलिए उसके लिए माइंड को तैयार रखना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकल बेस को भूलने से तो नहीं चलेगा ना। तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन हम दोनों को एक साथ मिला के तब देखेंगे, तभी हम लोग आंसर कर पाएंगे ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो कल हमने किया था, राइट। तो ये ही तरीका बनता है इसका। सो देयरफॉर ए आर ट्रू है तो ए ऑटोमेटिकली उसका एक ट्रू रिजल्ट बनता है, and that's why you have option A as the answer. Both A and R are true and R is the right reason for A. देखो यहां पे जब मैंने ये वाले दिए थे, याद है कि कभी कभी लॉजिकली कनेक्टेड स्टेटमेंट लॉजिकली कनेक्टेड है, स्टेप 1 वी माइट नीड टू गो थ्रू स्टेप 2 फर्स्ट। क्या इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है? हाँ है। जब मोजू जो कह रहे हैं कि सर रीजन पार्ट तो एक्सप्लेन नहीं करता हाउ इंडिया लैक्स टैलेंट, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है हाउ इंडिया लैक्स टैलेंट, इंडिया लैक्स टैलेंट का रीजन दे सकता है कि नहीं वो हमें देखना है। क्योंकि देखो रीजन का मतलब क्या है, रीजन का मतलब कभी कभी हाउ हो सकता है, बट कभी कभी इट कैन बी रीजन कैन बी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, मतलब एक एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग वी कैन कंक्लूड। ओके, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, काफी जेनरिक चीज बताया जा रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं है। लास्ट डिकेट लंबा पीरियड होता है, लास्ट डिकेट में फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि फुटबॉल रिलेटेड चीजों के लिए है, यूरोपियन क्लब्स के साथ फुटबॉल के, उन्होंने आइडेंटिफाई और डेवलप टैलेंट करने के लिए कोशिश किया, डेवलप टैलेंट करने के लिए कोशिश किया, आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया, लेकिन कोई सक्सेस ही नहीं मिला। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सोचो इस बात को, अगर 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 ये स्टेटमेंट है तो ये इन्फरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट हो सकता है, राइट हो सकता है। तो ये इन्फरेंस ही तो एजर्शन हो जाता है, ये उसका रीजन है, टू उसका रीजन है या आर उसका रीजन है, राइट। सो द कनेक्ट बिटवीन द assertion and reason is very important, just like what we did earlier for the cases of cause effect और statement inference, उस तरह के नेचर का ही हो गया ये क्वेश्चन। हाँ, अलग तरीके से हमारे सामने विजुअलाइज हुआ, अलग तरीके से मैनिफेस्ट किया इस क्वेश्चन को, बट है तो वही क्वेश्चन। अब समझ रहे हो मैं क्यों इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूं? बिकॉज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, आप लोगों को फ्लोर करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वही कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, तब आपको घबराना नहीं है, आपको अपना दिमाग शांत करके लॉजिक जिस तरह से लगाते हो उस तरह से लगाना है, एंड यू हैव टू आंसर इट। अगर आपको मैं ये बोलता इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है तो नहीं कर लेते, एकदम कर लेते ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन इन्फर, क्योंकि कोई बॉडी जो कि फुटबॉल टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकता है, डेवलप कर सकता है, उन लोगों को लास्ट 10 साल में कुछ नहीं मिला इंडिया में। सो फ्रॉम दैट वी कैन सेफली इन्फर दैट इंडिया लैक्स टैलेंट इन फुटबॉल फॉर द टाइम बिंग। हाँ, यहाँ पे ये हम लोगों ने अज्यूम किया कि ये एक ही टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, जो कि हमने देखा था कि कॉज इफेक्ट में भी हम अज्यूम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर मोजो जो राइट? तो हिमांशु करेक्ट, विप्लेश करेक्ट, सायन करेक्ट, राकेश समझ में आया? ठीक।
तो जब मैं ये वाला दिखाया आप लोगों को, इस वाले में जब मैं नो अजम्पशन दिखाया, जब मैं बोला कि आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर हो सकता है, तब मैं बार बार बोल रहा हूं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लॉजिक के बेस में भी हो सकता है, और वो पहले ट्राई करना है, उसके बाद देखना है कि जनरल अवेयरनेस लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी कर सकते हो, बट पता है तो अच्छी बात है। देखो जरा, सेकेंड वाले का आंसर दे रहे हो मुझे, जो जो, और पहले वाले का बता रहे हो, सेकेंड वाले का। अच्छा, एक बात बताओ, राकेश सही आंसर है, सायन, प्रवीण, ज्यादातर लोगों ने इसमें ए मार्क किया, आप लोगों ने। ए का मतलब हुआ रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर द इफेक्ट। तो दोस्त एक बात बताओ मुझे, ठंडे के मौसम में जब तुम गर्म पानी अंदर, मतलब थोड़ा सा कॉमन साइंस इसका अगर पता है तो फिर आप आंसर कर ही दोगे, बट अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे कि व्हाई डज द ग्लास क्रैक, बिकॉज देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, देर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस, उसी के वजह से एक तरफ ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और उसके उसी टेंशन में ग्लास क्रैक होता है। ठीक है, ये तो चलो साइंस की बात है, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस भी लगाता हूं कि ग्लास है, उसके अंदर मैं गर्म पानी दे रहा हूं, तो इनर सरफेस गर्म होगा या आउटर सरफेस गर्म होगा? इनर सरफेस से आउटर सरफेस कभी गर्म होगा? नहीं होगा ना, राइट? द ग्लासेस इनर सरफेस विल ऑलवेज बी, व्हेन आई एम पोरिंग वार्म वाटर, हॉट वाटर, वॉट एवर, hot liquid would be more would be hotter than the outer surface, and most only in winter, when in winter the environment is cold, so obviously the outer surface would be closer to the environment's temperature, outside's temperature, whereas the inner surface would be close to the inner environment's temperature, which is the liquid's temperature. तो बाहर जो हमारा environment है, गैस है, उसका टेम्परेचर हमारा आउटर सरफेस में होगा, और अंदर होगा लिक्विड का टेम्परेचर। नाउ in a in winter a glass tumbler breaks when hot water is poured in it, ये तो ट्रू लग रहा है, राइट? ओके, क्योंकि ऐसा होता ही है। द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास एक्सपैंड्स व्हेन वाटर इज poured into it, ये सही रीजन नहीं लग रहा है ना, ये इसका सही रीजन नहीं लग रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब विंटर की बात कर रहे हैं तो हमारी बाहर का क्यों एक्सपैंड होगा, अंदर का एक्सपैंड होगा ना, राइट? ग्लास टम्बलर बोला है ना, ग्लास टम्बलर बोला है। सायन, अगर आपने सोचा था विंडो का ग्लास तो ये अनरिलेटेड हो जाते, बट ए जब आपने बोला, इसका मतलब आपने तो ये सोचा था ना कि वो रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो फिर हमारा बाहर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू अंदर का टेम्परेचर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट, सो आर जो है हमारा यहाँ पे इज फॉल्स, विच इज सी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस विप्लवेश, इट वुड बी सी। राकेश, विप्लवेश, सही आंसर। समझ में आया? आप जिन्होंने भी ए मार्क किया, वाई इट इज सी, क्लियर, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। कंक्लूजन पे जंप मत करना, थोड़ा सा धीरे सोचना, ये 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको 20 सेकंड में करने के चक्कर में गलत मत कर देना। 40-45 सेकंड से कभी ज्यादा नहीं लगेगा ये सारे क्वेश्चंस, ओके? इस तरह के फॉर्म में आए तो देखो, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना, बिकॉज साइंस के क्वेश्चन भी लॉजिक से कर सकते हो अगर आप चाहो, और अगर आप थोड़ा सा सोचो तो, सारे नहीं बट कुछ। आता ही है ना दिनेश, सीआर में भी तो साइंस आता है। या साइंस पे सीआर, ये भी बोल सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
सायन का आंसर आ गया, पहला आंसर अराउंड 30-35 सेकेंड्स में। गुड। हिमांशु एक बार ध्यान से पढ़ो ना, एक बार ध्यान से पढ़ो। मोजो जो जो गुड, सही आंसर। विप्लवेश, रीड इट केयरफुली, यू विल फाइंड एन एरर, द एरर दैट यू आर कमिटिंग। राकेश आप भी ध्यान से पढ़िए। सायन, मोजो जो एकदम सही आंसर, वेरी गुड। हिमांशु ध्यान से पढ़िए एक बार। बताऊं मैं? देखो आप लोग पता नहीं शायद ज्यादा सोच रहे हो जिन्होंने ए बी मार्क किया। यार एक बात बताओ, डाउनपोर ऑफ रेन हेल्प्स लेसन द ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फियर, ये कब आपको दिखा है? बारिश हो जाने से ह्यूमिडिटी कम कैसे हो जाएगी? बारिश हो जाने से, यस, बारिश हो जाने से आपकी जो है एयर में जो वाटर पार्टिकल्स है, बारिश डाउनपोर ऑफ रेन, हो जाने से भी नहीं बोला है, डाउनपोर ऑफ रेन हेल्प्स लेसन। डाउनपोर ऑफ रेन मतलब होके खत्म हो गया, कुछ टाइम चला गया, ये भी नहीं बोला है। डाउनपोर ऑफ रेन मतलब चल रहा है। दैट इज हेल्पिंग यू लेसन ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर। कैसे होगा? जब पानी एटमोस्फियर में किलो के भाव में, लीटर के भाव में है, तब ह्यूमिडिटी कैसे कम होगा? ह्यूमिडिटी मतलब तो पानी है ना, राइट? तो डेफिनेटली आपका, एंड एक्चुअली एक्चुअली मुझे जो कह रहा है कि सर मैंने ना इसको ऐसे सोचा कि ऐसे ह्यूमिडिटी जो है बारिश के टाइम पे ज्यादा होने का ये भी एक रीजन है कि एसी जो है ज्यादा पानी जो है फेंकता है बाहर, जो आउटडोर यूनिट है उसका। यस, दैट्स आल्सो अ रीजन। बट इवन थोड़ा सा आप अगर इस तरह से भी सोचोगे कि जब रेनी सीजन में द वाटर इज सॉरी द एयर इज हेवी विद द वाटर पार्टिकल्स, वो रेन का, अब ये तो सही नहीं हो सकता ना। ये आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा ना। रेन्स आर कॉज्ड व्हेन एटमॉस्फेयर कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर। अब यहां पे, हाँ यहां पे एक थोड़ा सा ओके। अच्छा 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 अच्छा। आई एम सॉरी, ये ना थोड़ा मेरे से भी गलती हो गया। क्लाउड्स होगा यहाँ पे, क्लाउड्स होगा। नहीं नहीं नहीं, एटमॉस्फेयर का नहीं है, क्लाउड्स होगा यहाँ पे, क्लाउड्स होगा, राइट? ओके, व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर, उस टाइम पे रेन्स हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन ऑफ रेन, कि जब कोई भी क्लाउड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फूल जाता है, एंड देन इट रेन्स ऑकर, राइट? तो एंड दैट इज द रीजन, वो माई मिस्टेक टाइप होगा। ओके, तो डाउनपोर helps lessen the humidity in the atmosphere, which is not true. But rains are caused when clouds cannot hold more moisture. That is true. So R is true, but A is false. ठीक है? R is true, but A is false. ठीक है इसमें? या दिस राइट। ठीक। सो साइंस का मैंने क्वेश्चंस यूज किया बिकॉज अगर आ गया तो क्या करना है सोचने के लिए, बट दैट डजेंट मीन दैट आपके पास साइंस के क्वेश्चन आ गए। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, वो साइंस का क्वेश्चन नहीं था, वो लॉजिक का क्वेश्चन था, जैसे ये वाला भी है। यस, दे आर रिलेटेड ऑब्वियसली, बट मेरे दिमाग में वो क्लाउड था, बट जब मैंने टाइप किया तब वो गड़बड़ हो गया। दे आर रिलेटेड। जो भी आपका क्या कहते हैं वाटर वेपर है एयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में वाटर अगर है या वेटनेस है, उसको मॉइस्चर कहेंगे, है ना राकेश? हाँ जी, ये वाला बताओ।
बी ए, ओके। जो बी बोल रहे हैं वो ए क्यों नहीं बोल रहे हैं? रिलेटेड है ना? हाँ दिनेश, ये कहता है द बेसिक वीकनेस ऑफ आईएनसी इन द लेट 1800s ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। ये असर्शन है, इन्फरेंस के तौर पे मान लो। इट वाज ओनली कंसर्न्ड विद द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स हु जॉइंड इट। और ये तो यही होगा ना। अच्छा टाइप बी हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके भाई भाई, मैं सोचूं इसमें बी कैसे आ रहा है आपका, मतलब क्या लॉजिक लगा रहे हो? बिकॉज इट वाज अ वेरी डायरेक्ट लॉजिकल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जिससे ये आर है और ये ए है, बहुत क्लियर था। ओके ओके, आपसे गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट ये कोई गलत नहीं करोगे, तो इसीलिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें ए होगा आंसर। दिस इज द रीजन एंड दिस इज द असर्शन ऑफ, सो असर्शन फॉर दैट रीजन, राइट। नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा नॉलेज लगेगा आपको। इजी क्वेश्चन है बट नॉलेज लगेगा। हिमांशु विप्लवेश, एक बार फिर से दोनों सेंटेंस पढ़ो। राकेश सही आंसर, मोजो जोजो सही आंसर, सायन सही आंसर, दिनेश सही आंसर। इंडिया इज गवर्न बाय, इसमें थोड़ा सा नॉलेज तो लगे, उतना तो आप लोगों को है भी। इंडिया इज गवर्न बाय मैंडेट ऑफ द माइनॉरिटी इन राज्यसभा, नहीं, गलत है। मेजॉरिटी, मैंडेट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा मेजरली, उसके बाद राज्यसभा कुछ कुछ केसेस में, बट गवर्नड बाई जब हम लोग बोल रहे हैं तब अगर आ भी सकता है तो मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा आ सकता है, माइनॉरिटी ऑफ राज्यसभा तो नहीं आ सकता, वो भी माइनॉरिटी इन राज्यसभा, राइट। मेजॉरिटी इन लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हो सकते हैं। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री एरिस्टोक्रेसी, नहीं, एरिस्टोक्रेसी तो है ही नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, सो ई इज द आंसर इन दिस केस। ठीक है, राइट, ओके। So now, having done some science question, some science-based question, assertion, reason, and some political science-based questions also, behavior. But normally, what I expect in banking, if they are in their right minds, नॉर्मली व्हाट आई एक्सपेक्ट इज जो पहला और चौथा वाला टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि लॉजिकली सॉल्व किए जा सकते थे कॉज इफेक्ट के फॉर्मेट में, वही आई वुड एक्सपेक्ट, राइट, इन दिस काइंड इन योर एग्जाम। बट जस्ट टू शो यू कि और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देख के ही घबरा मत जाना, एक बार पढ़ लेना। समझ में नहीं आया तो छोड़ना, नहीं तो समझ में आ गया, अगर लिंक बना पा रहे हो तो मार्क करके आगे बढ़ जाओ, राइट, ओके। ठीक है, एकदम नॉलेज नहीं है तो फिर मत गेस वर्क करो, फिर आगे आगे बढ़ जाओ अगर लिंक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, राइट। सो दैट वाज असर्शन रीजन, वेरी स्मॉल टॉपिक। अब जो अगला वाला करने वाला हूं, अगला वाला एक ऐसा टॉपिक है जो आपका आया भी है और नहीं भी आया है। ये टॉपिक डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आरसी के अंदर घुसा दिया गया है। क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस के अंदर, बड़े पैसेजेस में 3 क्वेश्चन, पिछले बार या पिछले से पिछले बार एसबीआईपीओ में एक क्वेश्चन इसका घुसा दिया गया है। ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस जो है वो अगर आपको उसके सही तरीके नहीं पता है, बहुत ट्रिकी हो जाते हैं एंड पीपल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। पहले हम लोग इसीलिए आज लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन के टाइप्स को समझ के उनमें देखते हैं कि हम आप वो मिस्टेक्स कमिट करते हो कि नहीं। उसके बाद मैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को बता दूंगा और आप फिर देखिएगा जिंदगी में कभी लॉजिकल कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आएगा, जबकि लाइफ में भी लॉजिकल कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास डिसीजन लेते वक्त, उसमें भी आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इतना क्लियर इसका
आपको आपको सेट वाइज आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने क्या सोचा ना, आपको पहले मैं क्वेश्चन दे दूं। ये 3 क्वेश्चन जो है इनको मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर की तरह यूज करूंगा, ठीक है। इनको मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर की तरह यूज करूंगा। तो ये क्वेश्चंस आप करने की पहले कोशिश करो, आपके जो भी आंसर है आप यहां पे डाल भी सकते हो, लाइन से क्या क्या आंसर है आप डालो, राइट। तभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर से आपसे ही ये क्वेश्चन कराऊंगा, एंड देन वी विल सी वेदर योर आंसर चेंजेस और नॉट। और अगर पहले बार में ही सही दिया तो फिर मजे ही मजे, राइट। तो फिर तो आपको आता ही है। लेट्स सी, ये तीनों क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। राकेश का पहले वाले का आंसर आया, ठीक है। देखते हैं, सारे आंसर्स यहाँ पे डाल के रखो 1 2 3 के, और फिर मैं जब कॉन्सेप्ट बता दूंगा फिर देखेंगे सही थे या गलत थे। अच्छा ठीक है विप्लवेश, देखते हैं। ठीक है सायन, जिनका पहला वाला हो गया वो दूसरा वाला और तीसरा वाला करें। ये क्वेश्चन से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हिमांशु कह रहा है सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या मार्क करे। कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस कंफ्यूजन को याद रखना। 10 मिनट बाद फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि कंफ्यूजन है या नहीं है। राजेश का तीनों आंसर आ गया, क्या क्या बोल रहा है राजेश? राजेश बोल रहा है 1 2 3। राजेश एक सही है राजेश। तीनों आंसर एक साथ बताना मुझे, और मैं बता दूंगा कितने सही है। साहिल। मुझे जो जो कहते हैं, मुझे जो ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है सुरेश। सायन, ओके, रहने दो, तुम ही बताना सायन कि कितने सही थे, अभी मैं बताऊंगा फिर बोलोगे, दुखी हो जाओगे। फिर से फिर से मैं चांस दूंगा ना ये सारे क्वेश्चन करने का। देखो 3 क्वेश्चन मेरे लगभग तीनों क्वेश्चन को करने का लगभग जो मिनिमम टाइम मुझे आप में से किसी का एक का लगा था वो 2 मिनट था, और सारे ही अभी चौथे मिनट में है हम लोग। सो 2 से 4 मिनट के बीच में आप लोगों को लग रहा है। अब मैं इन क्वेश्चंस को करने का ऐसा तरीके, 3 तरीके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 3 ऐसे तरीके
बताऊंगा तीनों क्वेश्चन टाइप्स के तीनों तरीके। ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर, राइट, 3 क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर। सीखना है? अच्छा देखना, पहले देखा, बताता हूं सारे गलत हुए कि नहीं, राइट, मजा। चलो, अब मैं एक एक करके टाइप उठाऊंगा। देखो इसमें ना 3 टाइप थे, किसका कितना सही हुआ गलत हुआ सब रखते हैं। देखो एक का जो मैक्सिमम सही हुआ वो 2 सही हुआ एक ही जने का, बाकी ज्यादातर का या तो एक सही हुआ या सारे गलत हुए। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को एक वो बता दे रहा हूं। अब यहां पे आपको जो देखना है वो ये है कि रूल क्या है। रूल है कि आपके पास 3 केसेस है, एक है आइदर और वाला केस, एक है वेन एवर वाला केस, और एक है ओनली इफ वाला केस। ये 3 आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया है। तो पहले तो मैं आपको आइदर और पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, एंड देन आई विल अगेन गिव दैट क्वेश्चन, और देखते हैं उस टाइम पे आप लोग कितनी जल्दी सही करते हो। ठीक, मैंने बोला है 10 सेकेंड, तो मुझे तो अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतरना है ना, राइट। ओके, चलो ध्यान से देखो। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा केस लिया है। सिंपल सा केस इसलिए लिया है ताकि आपके भेजे में वो ना जाके शॉक मारे, और आपका वो जो कंफ्यूजन है ना वो क्रिएट ही ना हो, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होने से ही बच जाओ आप। देखो, either SRK is a man or a woman. Apologies to all SRK fan. There is nothing disrespectful about him. ये क्वेश्चन के राइट स्पिरिट में लो, ओके। अच्छा, आइदर SR, और ये स्टेटमेंट सही भी है ना, या तो वो मैन है या तो वुमन है। गलत तो मैंने कुछ बोला नहीं है। अच्छा, आइदर SRK इज अ मैन और अ वुमन। अब इसमें क्या केसेस है? 2 केसेस है। पहला केस मान लेते हैं, पहला केस ये x है और ये y है। आइदर और का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब ये है कि दोस्त, थंब रूल क्या होगा? श्योरिटीज। श्योरिटीज, अगर x होगा तो y नहीं हो सकता है, अगर y होगा तो x नहीं हो सकता। और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि अगर मैं बोलता हूं SRK इज अ मैन, ये मुझे पता है, ये डेटा मुझे पता है, मैं क्लियरली विदाउट डाउट बोल सकता हूं SRK इज नॉट अ वुमन। यस और नो? बोल सकता हूं। कन्वर्सली अगर तुम्हें पता है SRK इज अ वुमन, तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो SRK इज अ मैन। ठीक है, राइट। तो पहले वाले केस में X पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है, Y इवेंट। दूसरे वाले केस में Y पॉजिटिव है, X नेगेटिव है। और यही इसीलिए मैंने यहां पे श्योरिटीज में X कम्स विथ नेगेटिव Y, Y कम्स विथ नेगेटिव X। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्लियरली ये है, जो भी यहां पे इवेंट है उसका उल्टा। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में जो इवेंट 2 दिए गए हैं उसका उल्टा। नेगेटिव में नॉट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट में किस तरह से हम एक्स और वाई को ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है एक्स के अंदर अगर हमें नॉट को ट्रीट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है आइदर SRK इज नॉट अ बैट्समैन और अ बॉलर, इस तरह का कोई है, तो नॉट अ बैट्समैन ही एक्स हो जाता है फिर। ठीक है, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा बैट्समैन। ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करके देगा, और उसी के बेसिस पे, उसी के रिलेशन में आपका नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई बनेगा। यहां तक क्लियर है? अब ये लगाए जरा, ये रूल लगाए जरा यहां पे। SRK is a man X, SRK is a woman Y, SRK is not a man minus X, SRK is not a woman minus Y। तो दोस्तों, हमारे पास या तो x और माइनस वाई का कोई भी पेयर आ सकता है, जिसमें माइनस वाई भी पहले हो सकता है, x भी पहले हो सकता है, राइट। तो ये 2 केसेस आ सकते हैं। और y और माइनस एक्स का कोई भी पेयर आ सकता है, जिसमें माइनस एक्स भी पहले हो सकता है, y भी पहले हो सकता है। यस और नो? क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है? ओके, तो मेरे पास x और माइनस वाई मतलब है ए डी और डी ए, ये दोनों मेरा श्योरिटी है, और y और माइनस एक्स है बी सी, तो बी सी और सी बी ये मेरे श्योरिटी है,
इन द केस ऑफ ये स्टेटमेंट्स, यस और नो। क्लियर है, राइट? अब ये क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें मैंने मल्टीपल आंसर सही दिए थे। जैसे कि एडी और डीए में से कौन सा है? एडी है। बीसी और सीबी में से कौन सा है? सीबी है। तो आपका आंसर यहां पे 4 एंड 5 बोथ होगा। इसमें मैंने आपको समझाने के लिए किया है, दोनों से एक एक आंसर सोर्स किया है। इस पूरे केस में कोई डाउट है कि एक इवेंट होगा आइदर और केस में, तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो CLR डालो। अच्छा, थोड़ा सा समझ लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। हिमांशु क्लियर, सायन क्लियर, सुरेश क्लियर, विप्लवेश क्लियर, कृष्णा क्लियर, दिनेश क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मतलब आपको करना क्या है? द ओ हाँ, बीसी भी इज ऑल्सो देयर, तो बीसी भी होगा। राइट राइट राइट, बीसी भी है, मैं बीसी मिस करके गया। ए भी नहीं होगा, एसी नहीं होगा, बीसी एडी सीबी तीनों होंगे। राइट, 3 आंसर प्रेजेंट, एकदम सही राजेश, बीसी में मिस कर गया था। तो बीसी भी होगा, सीबी भी होगा, एडी भी होगा, डीए रहता तो वो भी होता ना। ठीक, अब तो मतलब आपको करना क्या है? अब हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें एक ही आंसर था, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझने के लिए हमने दिया था। आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पहले तो एक्स और वाई आइडेंटिफाई कीजिए, और यहां पे जो स्टेटमेंट्स है उनको लेबल कीजिए कि वो एक्स है, माइनस एक्स है, वाई है, माइनस वाई है। ये आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग का काम सिर्फ 10 सेकेंड लगेगा, और उसी से आपको आंसर आ जाएगा, और आप ऑप्शन चेक करके आंसर दे सकते हैं। मतलब इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन तक भी आपको लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। 10 to 15 सेकेंड्स मैक्स आपका ये आंसर आ सकता है। देखे, करे इसमें। अब बताइए, अब आंसर बताइए इसका क्या होगा, मैं देखता हूं। पहले एक्स वाई आइडेंटिफाई कीजिए, फिर स्टेटमेंट्स को एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई दीजिए। ओह, आ गया, 7 सेकंड में सुरेश का आंसर आ गया। बाकी वेरी गुड सुरेश। राकेश का आंसर आ गया, 12 सेकेंड। दिनेश, साहिल, विप्लवेश, 15 सेकेंड में आई हैव 5 आंसर। बाकी बाकी लोग, मोजो जोजो गुड, राजेश गुड, गुड, वेरी गुड, सबका सही आंसर। देखो 20-25 सेकेंड के अंदर एवरीवन गेव राइट आंसर, जिन्होंने भी यहां पे दिया है। अब देखो, आइदर सीता इज सिक और शी इज केयरलेस। सीधी सी बात है, सीता इज सिक एक इवेंट है, शी इज केयरलेस एक इवेंट है। राइट, देखो, ये मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं जो कि आपको जामुन के पेड़ से जाके निकाल के लाना पड़ेगा लॉजिक। ये तो एकदम, आप अगर खुद से भी सोचते यही आता। मैंने उसको कोडिफाई कर दिया ताकि आप जल्दी कर सको। अब अब मैं चारों स्टेटमेंट को देखूंगा। सीता इज नॉट सिक, माइनस एक्स। सीता इज नॉट केयरलेस, माइनस वाई। सीता इज सिक एक्स, सीता इज केयरलेस वाई। तो अब x के साथ माइनस वाई जाएगा, मतलब बीसी का पेयर और एडी का पेयर। बीसी सीबी एडी डीए, एडी डीए है नहीं, बीसी सीबी है। आंसर आ गया, देखो 10 सेकेंड। राइट, तो बीसी सीबी है, 10 सेकेंड आंसर। यस कृष्णा, सायन एकदम सही, बीसीएफ इज द ऑप्शन। समझ में आया? इसी क्वेश्चन में आप लोग कितना डाउट कर रहे थे, सिर्फ एक ने शायद, या एक ने या दो ने सही किया था इस क्वेश्चन को। अब समझ में आ गया कि ऑप्शन डी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई भी आके बोल दे हमें कि ऑप्शन डी के अलावा और कुछ हो सकता है इन 5 ऑप्शन में, इन 5 ऑप्शन में, तो हम उसको ठेंगा दिखा देंगे कि नहीं भाई, नहीं हो सकता है। राइट, क्लियर? अब ये तो था वेरी आसान केस। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले केस में। न- इससे पहले बीसी था? दिनेश समझा नहीं, इससे पहले बीसी मतलब इसमें, हाँ था ना, यहाँ पे बीसी, यही तो है ना, यही वाला ऑप्शन तो है ना, बीसी था। राइट, ठीक है, बीसी था उसमें भी, उस वाले चॉइस में भी वही सेम क्वेश्चन तो है, वहां पे मैंने अलग फॉर्म में दिया था। राइट, ओके। नाउ अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में चले। नेक्स्ट वाला केस,
नेक्स्ट वाले केस को कहते हैं नॉन एक्सक्लूसिव कॉज केसेस। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, एक ही झटके में मैं 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, एवरी टाइम, ये सारे कीवर्ड देके जैसे ही कॉज को जो आपका दिया जाता है, ये सारे कीवर्ड से अगर कॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इस केस के अंडर आएगा, नॉन एक्सक्लूसिव कॉज केस। याद रखने की जरूरत नहीं है किस केस के अंदर आएगा, लेकिन ये सारे एक तरह के हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, एवरी टाइम। ठीक है, राइट। अब इसमें हम लोग इस केस को देखते हैं। अच्छा हाँ दिनेश, आपका सही हुआ था, मैंने बोला ना शायद दो लोगों का सही हुआ था, आप उसमें से थे। दीप्ति, दिस क्लास इज नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लासेस। उसके ऊपर बेसिक लॉजिकल फ्रेमवर्क हमारा माइंड का वो तो बिल्ड होता ही रहता है ऑब्वियसली, लेकिन ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये उनके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अलग हटके है। ये हम लोग नया नया चीज कर रहे हैं, न्यू टाइप्स कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आज का क्लास आप लाइव में पूरा कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, पुराने सारे क्लासेस आपको लाइन से करने हैं, राइट, बिकॉज तभी जाके आपको वो क्लैरिटी आएगी, वो जो ना माइंड ओपनिंग वाली क्लैरिटी आएगी। ठीक है दीप्ति, चलिए इधर आते हैं। हाँ आता हूँ शायद, आंसर बाद में देना है इसका। तुम लोगों को पहले मैंने आंसर लिया है, इस बार मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर नहीं लूंगा, मैं उसका आंसर लूंगा। 4 और 3 मतलब 4 and 3, या 4 मतलब आइदर 4 और 3 आप बोल रहे हो, है ना शायद। इसमें भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से बात को समझो। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। दोस्त, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, बताओ मुझे, सब बताओ मुझे। कॉज कौन सा है इसमें, और इफेक्ट कौन सा है? सी, कॉज सी, इफेक्ट ई। यस, इट रेन्स कॉज, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। रेन्स कॉज और इफेक्ट, राइट सुरेश, राइट। मुझे जो जो रेन कॉज है, इफेक्ट, इफेक्ट कौन सा है, बोलो बोलो बोलो। यस, ग्राउंड गेट्स वेट इज द इफेक्ट। तो दोस्त, हमारा ग्राउंड गेट्स वेट इफेक्ट है, तो ये कॉज है, ये कॉज से ये इफेक्ट आ रहा है। अब कॉज इफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, ध्यान से देखना। अब मैं इसका थंब रूल बता रहा हूं, इनके थंब रूल्स के हिसाब से सॉल्व कर देना, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। थंब रूल मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर पूरा पूरा समझ के आर्गुमेंट बेस्ड रीजनिंग की तरह मत करना इसको। मैं आपको थंब रूल्स आज टाइम लगा के एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वजह से क्योंकि ये फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो आप इसकी जो लर्निंग है उसको डायरेक्ट लगा के 15 सेकंड में कर सकते हो। अगर आप फिर से उस टाइम पे री इन्वेंट करोगे व्हील को, तो वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और हमारे पास टाइम की कमी होती है ऐसे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे टाइम बचेगा तो हम कहीं और यूज कर पाएंगे, राइट। बट आज हम लोग पूरे सीरियस से समझेंगे क्यों हो रहा है इस चीज को। फिर मैं हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके थंब रूल देखिए। 1 सेकेंड ना। ये कॉज है, ये इफेक्ट। दो प्रकार के रूल्स इसमें होते हैं। अब हाँ मैं बोल दूंगा दीप्ति। श्योरिटी और प्रोबेबिलिटी, पहले श्योरिटी को समझो। श्योरिटी समझ जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक चीज बहुत दिक्कत होती है। इट रेन्ड अगर दिया हुआ है, तो द ग्राउंड इज वेट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब द ग्राउंड इज वेट दिया है, तो इट रेन्ड कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं। श्योरिटी में बोल रहा हूं, अगर कॉज दिया हुआ है, इफेक्ट श्योरिटी है। अगर नेगेटिव इफेक्ट दिया हुआ है, तो नेगेटिव कॉज श्योरिटी है। अब मैंने आपके सहूलियत के लिए, आपके क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, बट आपके सहूलियत के लिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल उठाया जिसमें नेचुरली इफ लगता है। ऐसे ही ओनली इफ के केस में मैं नेचुरली ओनली इफ लगने वाला ही केस उठाऊंगा, ताकि आप नेचर के साथ कनेक्ट करके समझ पाओ, ये समझने के लिए है। एक बार
फॉर्मूला बन जाएगा, फिर हम वो लगाएंगे। अच्छा, अगर रेन हुआ तो ग्राउंड वेट होगा, इसमें कोई डाउट है? तो अगर कॉज दिया हुआ है तो इफेक्ट का होना श्योरिटी है कि नहीं है? श्योरिटी है। ठीक। अच्छा, रेन नहीं हुआ तो श्योरिटी है ग्राउंड वेट नहीं होगा? मैं आपको नेचुरल कंडीशन को सोच के बताने की बात कर रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि इफ जो है वो उसी केसेस नेचर में ये रेन और वेट के साथ लगता है, ठीक है, राइट। तो कब कब लगता है? जब वो नॉन एक्सक्लूसिव कॉज केस हो, समझ रहा है, इसीलिए नॉन एक्सक्लूसिव है। जब आपके इफेक्ट का मल्टीपल सफिशिएंट कॉज, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके इफेक्ट का मल्टीपल सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं, तब हम इंग्लिश में इफ यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूज केस ऑफ इफ। अब आप बोलोगे कि सर अब इसमें तो आप एजम्पशन कर रहे हो कि बाहर से कि ग्राउंड अगर बारिश नहीं हुआ फिर भी ग्राउंड वेट हो सकता है। नहीं, मैंने क्या कहा, ये मेरा एजम्पशन नहीं है, ये इफ का यूज केस है। जब ऑथर ने इफ डाल दिया, उसी पॉइंट पे क्लियर हो गया कि ऑथर मान रहा है कि इस इफेक्ट के मल्टीपल सफिशिएंट कॉज है। रेन उसमें से एक सफिशिएंट कॉज है, बाकी का हमें पता नहीं है। अगर हमने उसको अज्यूम किया तो वो अजम्पशन होगा हमारा। बट ऑथर को ये जरूर लगता है कि ग्राउंड वेट होने के रेन के अलावा भी रीजन सफिशिएंट, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो वो अगर हुए तो वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन क्योंकि ऑथर ने इफ यूज किया है, इसका मुझे पता चल गया है कि वो हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉज नहीं हुआ तो इफेक्ट नहीं होगा। ये श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी है। मतलब इफ इट डिड rain did not happen, so can you say with conviction that your ground is not wet? You can't. There might be some other reason for which the ground is wet. पर अगर इफेक्ट ही नहीं हुआ दोस्तों, अच्छा इसके बाद हम लोग मानते हैं अगर इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब द ग्राउंड इज नॉट वेट, ग्राउंड इज नॉट वेट, बट अगर ग्राउंड वेट नहीं है तो कोई चांस है रेन होने का? कोई भी चांस, मतलब कोई चांस है कि रेन हुआ है? अगर ग्राउंड वेट नहीं है तो क्या रेन हुआ है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं रेन नहीं हुआ है, क्योंकि रेन होता तो ग्राउंड वेट होता। तो अगर नेगेटिव इफेक्ट हमें दिया गया है, उससे मैं, ये गिवन है, आंसर का चॉइस पता है कैसा है? ये चॉइसेस दिए हुए ना, इसका मतलब ये है कि पहला सेंटेंस गिवन है, दूसरा सेंटेंस आपका कंक्लूजन है, ठीक है, इसीलिए उनको लॉजिकली कंसिस्टेंट बोलते हैं, राइट। ओके, हाँ कुछ भी हो सकता है दिनेश, वो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि किस और रीजन की वजह से ग्राउंड वेट है, बट होगा ये हमें पता है क्योंकि इफ यूज किया गया है। तो अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो नेगेटिव कॉज एक कंक्लूजन है, ये एक श्योरिटी है। और आखिरी केस इफेक्ट हुआ, ग्राउंड वेट है, क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेन हुआ इसी की वजह से ग्राउंड वेट है? नहीं कह सकता हूं। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। यस, नहीं कह सकता हूं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट, राइट। इज इट क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां तक क्लियर है? तो श्योरिटी क्यों, कॉज पहले इफेक्ट बाद में, नेगेटिव इफेक्ट दिया गया है तो नेगेटिव कॉज में इन्फर कर सकता हूं। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो वो प्रोबेबिलिटीज बन जाते हैं। अगर इफेक्ट दिया गया है तो कॉज एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। इफ के केस में, वेन के केस में, वेन एवर के केस में, एवरी टाइम के केस में। अगर नेगेटिव कॉज दिया गया है तो नेगेटिव इफेक्ट एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, राइट। तो अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा? इट रेन्स कॉज, ग्राउंड गेट्स विथ इफेक्ट। अगेन सारे स्टेटमेंट्स को मार्क करूंगा। इट रेन्ड कॉज, मेरे साथ करते करते रहो और आंसर पे हम लोग जाएंगे। ग्राउंड इज वेट, इफेक्ट। ग्राउंड इज नॉट वेट, नेगेटिव इफेक्ट। इट डिड नॉट रेन,
नेगेटिव कॉस। यहां तक क्लियर है, राइट? तो हमारे पेयर कौन कौन से है? कॉस से इफेक्ट, मतलब ए बी, इसी ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉस, दैट इज सी डी। तो मेरे आंसर श्योरिटी वाले सिर्फ ए बी और सी डी होगा। ए बी यहां है, सी डी यहां है, ओनली 3 and 4 इज माई आंसर। यस और नो? इज इट क्लियर नाउ? इफ केस में हमें क्या करना है? इफ केस में हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कॉज इफेक्ट कौन है, फिर स्टेटमेंट्स को लेबल करना है, कॉज कौन है, नेगेटिव कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है, नेगेटिव इफेक्ट कौन है, और उसके बेसिस पे आंसर करना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। क्लियर सुरेश? वेरी गुड। अब वो जो हमारा क्वेश्चन था वो व्हेनेवर वाला था, उसमें भी सेम रूल लगता है, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, एवरी टाइम, इन सब में सेम रूल लगता है, राइट? अब वही रूल लगा के इस क्वेश्चन को करो अगले 15 सेकंड में। कॉस से इफेक्ट श्योरिटी है, नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉस श्योरिटी है। सिर्फ श्योरिटी में यहां पे लिख के रख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। नई चीज है, थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगेगी शायद, बट 15 मिनट नहीं तो 30, 15 सेकंड नहीं तो 30 सेकंड। विप्लवेश का आंसर आ गया, वेरी गुड। वाह, राजेश सही आंसर, विप्लवेश सही आंसर, सुरेश सही आंसर। देखो 20 से 25 सेकंड के बीच में आ गया। हिमांशु सही आंसर, क्या बात है। राकेश सही आंसर। विद इन 30 seconds वी आर गेटिंग सो मेनी आंसर्स। गुड गुड गुड, सही आंसर, एकदम सही। देखो क्या हुआ, राम गेट्स ए सोलन नोज वेन एवर ही ईट्स बर्गर्स। तो यहां पे कॉज कौन सा है? वेनेवर के बाद जो आ रहा है वो कॉज है, और इफेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी था। जस्ट बिकॉज मैंने वेन को बीच में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले वाले को कॉज लूंगा और दूसरे वाले को इफेक्ट, ये गलती मत करना, है ना दोस्त? तो राम गेट्स ए सोलेनोज नेगेटिव इफेक्ट, डज नॉट ईट बर्गर नेगेटिव कॉज, डज नॉट गेट अ सोलेनोज नेगेटिव इफेक्ट, ईट्स बर्गर कॉज। तो कॉज इफेक्ट का पेयर होता है डी ए, नेगेटिव इफेक्ट का नेगेटिव कॉज का पेयर होता है सी बी। डी ए है नहीं, सी बी है, मार्क डी। देखो 15 सेकंड में आंसर आ गया। यस सर ना? हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा कन्विक्शन चाहिए होगा क्योंकि आज ही आपने सीखा इसको, लेकिन इसको अगर 5-10 क्वेश्चन में भी कर लिया तो क्या मजेदार आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा इसमें, समझ रहे हो? और सोचो, यही क्वेश्चन जिसमें सारे लोग इतने कंफ्यूज थे। यस दिनेश, यू सेड नन ऑफ दीज। अब क्लियर है ना? आपने तो इसको सही किया है, यू सेड नन ऑफ दीज इन द लास्ट आंसर, है ना? समझे? क्लियर? CLR डालो, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। सायन क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? कैसे जाना जाए कि कौन सा कॉज है? अरे वो तो कॉन्टेक्ट से समझ में आएगा ना तुम्हें। सुरेश क्लियर, विप्लवेश क्लियर, हिमांशु क्लियर। तो हमारा अभी तक के दो रूल हो गए, आइदर और क्या कहते हैं, इफ वाला। इफ, वेन, वेनेवर, सारे एक रूल पे। क्या बोल रहे हो? डीए नहीं था इसलिए नॉन नॉन ऑफ दिस डाला था, डीए नहीं था। ठीक है, वो दिनेश, या डीए क्यों नहीं? डीए बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, आइडिया होता है, लेकिन सीबी मतलब नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉज, ये अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आइडिया नहीं रहेगा, और उसी चक्कर में हम लोग गलत कर जाते हैं। अगर ये रूल सेट हम इस तरह से नहीं समझेंगे तो ये कभी भी सही होने के चांसेस बहुत ही लक के ऊपर बेस होगा, है ना? ठीक। सायन बोलता है काश ये आ जाए एग्जाम में। हाँ यार, काश ये आ जाए। चलो, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तो सारे करके जा रहे हैं, कुछ भी आ जाए आप सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राजेश का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर ये वाले क्वेश्चन में सियोरिटी ऑप्शन ना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन चूज करें।
रुको जरा, देखो, मान लो इसमें सीबी नहीं है, सी डी है, मान लेते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नन ऑफ दिस, आंसर होगा नन ऑफ दिस, याद रखना। बट मान लो इसमें है, डी को मैं चेंज कर देता हूं, राम मे हैव ईटन बर्गर्स, ठीक है, राम मे हैव ईटन बर्गर्स। तो राम गेट्स ए सोलन नोज, मतलब और यहां पे एक ऑप्शन था, मान लेते हैं एडी, एडी ना, राम गेट्स ए सोलन नोज, हाँ, इफेक्ट से कॉज, राइट, एडी, ठीक है, एक ऑप्शन था, ये सीबी की जगह पे मान लो एडी है। तो राम में हैव ईटन बर्गर्स, अब उसको सोलन नोज हुआ, तो क्या हुआ? इफेक्ट हुआ, और ये क्या है? ये कॉज का प्रोबेबिलिटी वर्जन है, ये कॉज का प्रोबेबिलिटी वर्जन है, तब जाके ए डी आंसर होता। समझ रहे हो? मतलब इन स्टेटमेंट्स में से मैं अगर प्रोबेबिलिटी का वो घुसा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑप्शन घुसा दिया, तब जाके प्रोबेबिलिटी आंसर कर सकते हो, राइट? सो मतलब इस केस में कॉज का जो स्टेटमेंट है वो प्रोबेबिलिस्टिक होना चाहिए, श्योरिस्टिक नहीं होना चाहिए, तभी जाके तुम प्रोबेबिलिटी मार्क कर सकते हो। ये नेगेटिव इफेक्ट का स्टेटमेंट प्रोबेबिलिस्टिक होना चाहिए, श्योरिस्टिक नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप प्रोबेबिलिटी वाले ऑप्शन मार्क कर सकते हो, इफ यू डू नॉट हैव श्योरिटी वाले आंसर, ठीक है, राइट? ओके यार, इफेक्ट को अगर मैं प्रोबेबिलिटी में देखो भाई, अगर ये कृष्णा पूछ रहा है कि सर अगर मैंने इफेक्ट को प्रोबेबिलिटी में किया तो क्या मैं कॉज इन्फर कर सकता हूं? आप ही सोच के बताओ, इफेक्ट को प्रोबेबिलिटी में करने से कॉज इन्फर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, दूसरा वाला इन्फर कर रहे हैं। जो दिया गया है वही अगर प्रोबेबिलिस्टिक है तो इन्फर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना उससे। जो दिया गया है वो स्टेटमेंट श्योर होना पड़ेगा, जो इन्फर कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। सो आपका इफ वाले केस में, नॉन एक्सक्लूसिव कॉज वाले केस में, प्रोबेबिलिस्टिक आंसर तभी हो सकता है जब कॉज में प्रोबेबिलिटी घुसा दिया गया हो, कॉज स्टेटमेंट में, या नेगेटिव इफेक्ट में प्रोबेबिलिटी घुसा दिया गया हो, एंड ये श्योरिटी वाले ऑप्शंस कोई अवेलेबल ना हो, ठीक है, राइट? इज इट क्लियर राजेश, कृष्णा, क्लियर? ओके, ठीक ना। अब हम लोग करेंगे लास्ट वाला केस, ओनली इफ वाला केस, ठीक, ओके। अब इसमें भी मैंने ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों, जिसमें ओनली इफ नेचुरली लगता है, ओनली इफ माई कार हैज पेट्रोल इट विल रन। ये किस तरह का केस हुआ? एक्सक्लूसिव कॉज केस, मतलब कि कॉज में एक एक्सक्लूसिविटी है, मेरी गाड़ी किसी और चीज से नहीं चलेगी, ओनली पेट्रोल में चलेगी। समझ रहे हो? एक्सक्लूसिविटी है ना। ऐसे केसेस में श्योरिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब थंब रूल क्या है? थंब रूल ठीक इफ केस का उल्टा है। ओनली इफ और ओनली व्हेन में आपको इफ केस का कन्वर्स सही होता है। मतलब मान लो आपके गाड़ी में पेट्रोल है, कॉज हुआ है कार हैज, अच्छा चलो, मान लो आप मेरे पास आए, ठीक है, आप मेरे पास आए और बोले सर गाड़ी की चाबी लो। मैंने मान लो आपसे मांगा था कि यार गाड़ी दे देना, कहीं जाना है। तो आप मेरे पास आए और बोले कि गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी में पेट्रोल है। क्या मुझे लॉजिक के टीचर होके, इंग्लिश के टीचर होके ये इन्फर करना चाहिए कि गाड़ी चलेगी? पेट्रोल गाड़ी है, चलो गाड़ी में पेट्रोल है, क्या इसके बेसिस पे मुझे इन्फर करना चाहिए गाड़ी चलेगी? जरूरी नहीं है ना। गाड़ी चल, इफ आई हैव द कॉज, द इफेक्ट विल हैपन, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो।
अगर जैसे ऐसा होता है ना कि हमने हमने किसी को अपनी गाड़ी दिया और उसमें ना कुछ और गड़बड़ आ गया। हो ही सकता है, मैंने नेचुरली ये केसेस लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊं। उन लीफ का केस इसमें एकदम परफेक्ट फिट होता है। तो गाड़ी चलना ना चलना इज बेस्ड ऑन मल्टीपल नेसेसरी रीजन, नॉट सफिशिएंट रीजन। समझो इस बात को। एक्सक्लूसिव कॉज केस का मतलब है, जैसे इफ केस का मतलब है मल्टीपल सफिशिएंट रीजन। इफ ऑथर इफ तब यूज करता है जब उसको लगता है इसके मल्टीपल सफिशिएंट रीजन है, मतलब एक रीजन काफी है ये इफेक्ट देने के लिए, और ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं या दो रीजन हो सकते हैं। ओनली इफ ऑथर तब यूज करता है जब उसको लगता है मल्टीपल नेसेसरी रीजन है और कोई भी रीजन सफिशिएंट नहीं है। राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रीजन होना तो पड़ेगा, लेकिन वो रीजन होने से ही आपका इफेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि गाड़ी के केस में, गाड़ी का जो है सब कुछ सही चल रहा हो, मशीन वशीन सब सही चल रहा हो, स्टार्ट ठीक से ले रहा हो, टायर ठीक है, तब भी जाके गाड़ी चलेगी। अब आप बोलोगे कि सर आप ये अज्यूम क्यों कर रहे हो, अगेन मेरा आंसर वही होगा, मैं नहीं अज्यूम कर रहा हूं, ऑथर ने ऑलरेडी बोल दिया ओनली इफ। तो ओनली इफ ऐसे ही केसेस में यूज होता है, यूज केस है ये ओनली इफ का। हाँ, मैं ये ऑब्वियसली नहीं बोल सकता हूं कि गाड़ी के पुर्जे ठीक है, कार टायर ठीक है, क्योंकि ये अजम्पशन होगा। पर ऐसे कुछ कुछ रीजन होंगे ये मुझे पता है, वो रीजन क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, राइट। ओनली इफ का यूज समझ में आया। तो कार हैज पेट्रोल मतलब कॉज हुआ तो कार चलेगी, ये इफेक्ट प्रोबेबिलिटी हो जाता है। पर फर्ज करो इफेक्ट हुआ, कार चल रही है, कार कार इज रनिंग, तो कोई भी डाउट है कि द कार हैज पेट्रोल? कोई भी डाउट है? अगर ये मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन है, तो कार में पेट्रोल है, इसमें कोई डाउट है? कार रनिंग है, रनिंग अवस्था में है, तो नहीं है, ये श्योरिटी है। इसीलिए इफेक्ट अगर दिया हुआ है, कॉज श्योरिटी है। अच्छा देखो, कार में पेट्रोल नहीं है दोस्त, तो क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि ये कार तो नहीं चलेगी? ये भी श्योरिटी है। ये देखो तुम्हारा दूसरा श्योरिटी, नेगेटिव कॉज दिया हुआ है तो नेगेटिव इफेक्ट श्योरिटी है। नेगेटिव इफेक्ट, कार नहीं चल रही है दोस्त, तो क्या मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पेट्रोल नहीं है इसी की वजह से कार नहीं चल रही है? नहीं, वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है बट श्योरिटी नहीं है, इसीलिए नेगेटिव। तो ये याद रखने का कितना आसान तरीका है। जो इफ और व्हेन के केस में है उसका ठीक उल्टा, मतलब जो इफ और व्हेन के केस में आपका प्रोबेबिलिटी है उसका ठीक उल्टा, मतलब वही चीज उसमें जाके श्योरिटी बन जाती है, और उसकी जो श्योरिटी है वो यहां पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। इफ ही याद रख लो, सी टू ई माइनस ई टू माइनस सी, तो ओनली इफ क्या होगा, ई टू सी और माइनस सी टू माइनस ई। राइट, क्लियर। अब इसको देखते हैं। माई कार हैज पेट्रोल कॉज, कार इज रनिंग इफेक्ट, माई कार डज नॉट हैव पेट्रोल माइनस कॉज, माई कार इज नॉट रनिंग माइनस ई। तो सी डी का एक पेयर बनेगा इन दिस ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और बी ए का एक पेयर बनेगा, सी डी और बी ए। ये ए बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा दोस्त, कॉज से इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट से कॉज होगा, है ना दिनेश? राइट। तो सी डी नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट, और इफेक्ट से कॉज बी ए, ये दो आपके आंसर्स। ठीक है, कोई डाउट, कोई शक? अब सबको क्लियर है कौन से यहां पे आंसर्स होते हैं? क्लियर, सी एल आर, वेरी गुड विप्लवेश। अब अगला वाला करें जो आप लोगों ने गलत किया था। देखो ये वाला, राकेश क्लियर, वेरी गुड। ये वाला करो, 30 सेकेंड लो इसमें, देखते हैं। मैं लिख के दे देता हूं।
नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट श्योरिटी है, इफेक्ट से कॉज श्योरिटी। हा 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 हा, इसमें जाके फिर गलत कर दिया आप लोगों ने। देखो, अरे वाह राकेश, सही है। देखो, मैं बता रहा हूं भाई, इफ कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है, बताओ जरा मुझे। कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है? नहीं बसंती, एक बार बताओ, कॉज कौन है? चाइल्ड डज नॉट क्राई कॉज है ना दोस्त। चाइल्ड डज नॉट क्राई कॉज है ना। मदर ईट नट्स तो इफेक्ट है ना दोस्त। चाइल्ड डज नॉट क्राई कॉज है, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। मदर ईट्स नट्स इफेक्ट है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा ना हमारा। तो मदर डज नॉट ईट नट नेगेटिव इफेक्ट है, बरोबर है, वेरी गुड। चाइल्ड क्राइज तो नेगेटिव कॉज है ना दोस्त। कॉज कहां से हो गया? अब सर ज्यादातर लोगों ने आपने इसको कॉज मान लिया। मैंने क्या बोला था? असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस देख के कॉज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं करना है, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करना है। चाइल्ड डज नॉट क्राई कॉज हुआ, और मदर ईट्स नॉट इफेक्ट हुआ, इसमें कोई डाउट? अब बताओ क्या होगा आंसर। अब बताओ आंसर क्या होगा। नहीं साइन थ्री कैसे होगा? थ्री इफ वाले केस में होता। थ्री इफ वाले केस में होता, इसमें मैंने श्योरिटी यहां पे मार्क करके रखा है, बताओ ये देख के बताओ। तुम इफ वाले केस के साथ इसको कंफ्यूज मत करो, इफ का ठीक उल्टा होता है। हाँ, फोर होगा, डीसी होगा, करेक्ट। करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोस्त इफेक्ट के साथ कॉज आता है जो कि डीसी इन द सेम ऑर्डर, और नेगेटिव कॉज के साथ नेगेटिव इफेक्ट आता है जो कि बी ए इन द सेम ऑर्डर। बी ए है नहीं, अरे सायन ऑर्डर तो देखना ही होगा ना, इफ और ओनली इफ में। ऑर्डर ही तो मेन है। ऑर्डर ही तो मेन है, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया तो श्योरिटी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो ऑर्डर तो नहीं चेंज कर सकते ना हम, राइट? आइदर और में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला था। इफ और ओनली इफ में हमेशा है, बार बार मैं बोल रहा, राइट? तो डीसी और बी ए, डीसी ही है, बी ए है नहीं, तो आपका इसीलिए फोर वुड बी द आंसर, या डी वुड बी द आंसर, वॉट एवर इज देयर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ओनली इफ के लिए ये, ठीक। वाह, चलो। अब अपने पास श्योरिटीज लिख के रख दो। अभी अभी मैं चार पांच क्वेश्चन देने वाला हूं। आइदर और के केस में अपने अपने कॉपी जहां पे भी हो, तुम अभी कॉपी में पेन से लिख के रख दो कि श्योरिटी है x माइनस वाई और y माइनस एक्स इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। ठीक है, राइट? ये इसलिए लिखने को बोल रहा हूं क्योंकि ये सामने होगा, तो अभी क्वेश्चन जब मैं दूंगा जल्दी आंसर कर पाओगे। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, ये सारी केसेस में, एवरी टाइम, ये सारी केसेस में कॉज से इफेक्ट श्योरिटी है, और नेगेटिव इफेक्ट दिया है तो नेगेटिव कॉज श्योरिटी है। ठीक है, लिख के रख दो, है ना? और ओनली इफ के केस में इफेक्ट से कॉज श्योरिटी है, और नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट श्योरिटी है। एनी डाउट? ये लिख लिया? लिख लो, अभी लिखो। मैं टाइम दे रहा हूं 15 20 30 सेकंड में, ये लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस, मैंने प्रॉमिस किया है 15 सेकंड में करने का, तो 15 नहीं तो 30 सेकंड में तो आपका होना ही होना चाहिए यार ये क्वेश्चंस, राइट? तो हम लोग जो चार पांच क्वेश्चन अभी करेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे करेंगे। तो लिख के रख दो, सामने रहेगा तो फटाक से कर सकते हो। लिखना हो जाए तो डन डाल देना, राकेश डन, राइट? उसके बाद मैं क्वेश्चंस देना चालू करूंगा, बाकी लोग भी डन डाल देना इस पे। डन हिमांशु, गुड गुड।
विप्लवेश डन, राजेश डन, दिनेश डन। अब उसको अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वाले करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। राइट, डन कृष्णा। आगे बढ़े फिर। ठीक, आगे बढ़े। चलो, अभी पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, करो। वाह, आंसर आ गया पहले 30 सेकेंड्स में ही, वाह। सही है कि नहीं, देखते हैं। ओके, 1 मिनट आप, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लगभग सभी के आंसर आ गए, एक दो को छोड़ के। हाँ, अभी भी सबका ये आंसर आ गया। अब आइदर द एम्प्लॉइज हैव नो कॉन्फिडेंस, ध्यान से देखिएगा, रूल है, इसका मतलब ये नहीं है बिना दिमाग लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लगेगा आइडेंटिफिकेशन में, कि कौन एक्स है कौन वाई है इस केस में, और उसमें कॉज कौन है इफेक्ट कौन है। आइदर एम्प्लॉइज हैव नो कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट और दे आर होस्टाइल बाय नेचर, एक्स वाई। नेचुरली ये क्या होता है क्या नहीं होता उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आइदर और है, तो मेरा एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है। एम hostile by nature y, not hostile by nature minus y, have confidence in management माइनस एक्स। अरे हैव नो कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट अगर एक्स है, तो हैव कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट माइनस एक्स है। इसको बिना पढ़े यहां पे मत चले जाना, है ना, फिर गलत हो जाएगा। हैव नो कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट एक्स है, तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन है एक्स माइनस वाई का डीबीबीडी। डीबीबीडी है, लेकिन यहां पे बोथ वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। और एक ऑप्शन है y और माइनस एक्स का मतलब एसीसीए, एसीसीए है, तो बोथ बी एंड सी इज माई आंसर, डी। हो सकता था, हो सकता था मेरा आंसर 30 सेकेंड के अंदर, ये नो, राइट। ओके, आइडेंटिफाई, लेबल, आंसर, आइडेंटिफाई लेबल आंसर। कभी कभी ऐसा होगा कि लेबलिंग आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि उससे अनरिलेटेड है, तो वो वाला ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर मान लो यहां पे कुछ और रहता, जिसमें दे हैव नो कॉन्फिडेंस, या दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन दी सीईओ, इन दी सीईओ, पता ही नहीं है हमें, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द सीईओ इज अनरिलेटेड टू द स्टेटमेंट, तो फिर डी वाले सारे ऑप्शन हम हटा देते, ठीक है ना, राइट। तो ये लेबल, आइडेंटिफाइंग एक्स वाई एंड लेबलिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, राइट, उसी से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अपने नोट से देख लो इफ वाला रूल क्या है। पहला आंसर आ गया, दूसरा भी आ गया, 30 सेकेंड्स के अंदर 3 लोगों का आ गया, दिखते बाकी 4 5, अरे वाह, चलो अच्छी बात है, बहुत लोगों का आ गया आंसर।
गया। गुड गुड गुड। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है डालो जल्दी। यस गुड। नाउ टाइम इज अप। 1 मिनट हो गया। लेट अस लुक एट दिस। ये केस क्या है? इफ ऑल कंसर्न पेरेंट शाउट इफ देयर चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी, ये कॉज, ये इफेक्ट। इफ वाला केस है। इफ वाले केस में मैंने क्या लिखवाया था? कॉज से इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉज श्योरिटी है आपके। ऑल कंसर्न पेरेंट्स डिड नॉट शाउट, नेगेटिव इफेक्ट। चिल्ड्रन स्टडीड, ये बेसिकली स्टडीड होगा इसमें, बट इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टडीड वो हो जाएगा कॉज। चिल्ड्रन सॉरी नेगेटिव कॉज, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी हमारा जो है वो कॉज है, तो चिल्ड्रन स्टडीड हो जाएगा मेरा नेगेटिव कॉज। चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी कॉज हो जाएगा, राइट। और ऑल कंसर्न पेरेंट शाउट इफेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके। तो अब आपके पास सी कॉज इफेक्ट का पेयर बनता है, मतलब सी डी, या नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव कॉज का पेयर बनता है, दैट इज ए बी सी डी। ए बी है, हाँ है, सी डी है, नहीं है, तो ओनली ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। क्लियर है? ए बी, बी ए नहीं सुरेश, बी ए कैसे होगा? बी ए तो बन गया आपका नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट, वो तो ओनली इफ वाला रूल है ना, इसीलिए मैंने लिखवाया था। आप सामने देखो कौन सा रूल आपने लिखा था, राइट। क्लियर है? क्लियर विप्लवेश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर, हाँ आप लोगों का आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो, ओके ओके, ये क्वेश्चन बाद में करना, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन बाद में करना, पहले ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये वाला क्वेश्चन करो। अरे वाह सायन, 20 सेकेंड्स में आंसर, क्या बात है। राजेश 20 सेकेंड्स में आंसर, गुड गुड। मोजो जो 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ गया 4 लोगों का। राकेश वेरी गुड, आंसर आ गया आपका। हिमांशु, अरे वाह, 30 सेकेंड्स के अंदर तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी देखते हैं 1 मिनट के अंदर किस किस का आता है। क्या बात है, क्या बात है, सबने ही दे दिया। 1 मिनट अभी तक हुआ भी नहीं है, वाह। चलो वेरी गुड। ओके चलो पढ़ो पढ़ो मैं इसको। इसका केस क्या है? ये ओनली इफ का केस है। ओनली इफ का केस क्या है मैंने बताया था आपको लिखने के लिए, इफेक्ट से कॉज श्योरिटी है और नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट श्योरिटी है, ठीक है। तो शी स्लीप्स ओनली इफ हर बॉस इज आउट ऑफ ऑफिस, ये कॉज, ये इफेक्ट। बॉस इज आउट ऑफ ऑफिस कॉज, she did not sleep effect negative effect, she is sleeping effect, boss is in office, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव कॉज, ठीक है, राइट। तो आपके पास क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट डीबी, और इफेक्ट से कॉज सी ए। डीबी है क्या? नहीं है, सी ए है, हाँ ऑप्शन सी इज योर आंसर, राइट। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आप ज्यादातर लोगों ने सही किया, 1-2 लोगों ने गलत किया है, अब उनको सही समझ में आ रहा है। डी भी होगा ना आंसर, बी डी कैसे होगा? ओनली इफ केस है ना दोस्त, इफेक्ट से कॉज और नेगेटिव कॉज से नेगेटिव इफेक्ट। कोई शक जिन लोगों ने बी डी किया था? बढ़िया, गुड। अब लास्ट में एक चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है, ये लीजिए। ये चैलेंज क्वेश्चन, इसमें टाइम लिमिट नहीं रखता हूं, ये खुद आप लोग करके बताइए। इस पे कुछ माइनर चेंज करने से, मैंने जो आपको 3 केसेस सिखाए उनमें से एक में ये आ जाएगा। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्या चेंज है वो, और वो कौन सा केस होगा, और उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा।
क्योंकि इसका कीवर्ड डिफरेंट है। वाह, बहुत सारे आंसर आने तो लग गए हैं, 1 मिनट के अंदर ही आ गया, बल्कि 35 सेकेंड्स में ही आ गया पहला आंसर। पर देखिए सही कितना है। अच्छा बताओ, चेंज क्या करना है? कुछ लोग का सही है, पता नहीं वो सही सोच के। ओनली इफ, क्यों ओनली इफ में कैसे चेंज करोगे, सोचे जरा। हाँ, आइदर और में तो चेंज होगा ही नहीं ना, आइदर और में क्या होगा, कैसे होगा, कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है। सही बात दिनेश, इफ में ही चेंज करना है यार दोस्त। देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड का इंग्लिश में अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है, वो क्या होगा, जब तक तुम क्या कहते हो, वो हार्डवर्क नहीं करोगे, राइट। सो इन दैट केस व्हाट इट इज, यू विल नॉट सक्सीड, इफेक्ट को इफेक्ट रहने देते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, सही, ये हार्ड, सही, सही है कि नहीं है, बताओ मुझे। ये है चेंज। यू विल नॉट पास और यू विल नॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस को मुझे अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो कॉस को इफ नॉट कॉस कर देना पड़ेगा, राइट। अनलेस को चेंज करना है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, तो इसके बाद तो ये इफ वाला केस है। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पे कॉज नहीं, अनलेस वाले को कॉज नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इफ वाला केस मुझे याद रहता है, इसके वजह से मैं एक बार ट्रांसफॉर्म करके फिर वही वाला रूल लगाऊंगा, लेकिन चेंज सेंटेंस में लगाऊंगा, लेकिन चेंज ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में लगाऊंगा, ओरिजिनल वाले पे नहीं लगाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मेरा यू इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ये बन जाता है कॉज, यू विल नॉट सक्सीड, ये तो इफेक्ट का इफेक्ट ही रहता है। यू हैव सक्सीडेड, ये इफेक्ट है। यू वर्कड हार्ड, ये नेगेटिव कॉज है। यू डिड नॉट वर्क हार्ड, ये कॉज है। यू विल नॉट सक्सीड, ये नेगेटिव इफेक्ट है। केस इफ वाला है, इफ के मुताबिक कर रहे हैं, तो कॉज से इफेक्ट सी ए, नहीं, सॉरी, ओ नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, नेगेटिव इफेक्ट है और इफेक्ट है, वेरी सॉरी, है ना, नेगेटिव इफेक्ट है और इफेक्ट है, ए नेगेटिव इफेक्ट है और डी इफेक्ट है, ठीक है। ए नेगेटिव इफेक्ट है, वाई, बिकॉज इफेक्ट इज वी विल नॉट सक्सीड, तो यू हैव सक्सीडेड वो हो गया आपका इफेक्ट, और ये वो हो जाएगा इफेक्ट जो कि डी है, और नेगेटिव इफेक्ट हो गया ये। तो हमारे इफ के केस रूल्स हो जाते हैं नेगेटिव इफेक्ट टू नेगेटिव कॉज और कॉज से इफेक्ट। तो कॉज से इफेक्ट आपका है सी ए, और नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉज है, सॉरी, कॉज से इफेक्ट है सी डी, और नेगेटिव इफेक्ट से नेगेटिव कॉज है ए बी। ए बी है क्या यहाँ पे? नहीं है। सी डी है क्या? है। तो ऑप्शन सी इज माई आंसर देयरफॉर, ठीक है, राइट, ऑप्शन सी इज माई आंसर। राजेश कह रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। हम्म, ना, नहीं होगा राकेश, नहीं होगा, गलत, मीनिंग चेंज हो जा रहा है।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल, आप इफेक्ट को चेंज कर रहे हो, वो नहीं होता है अनलेस कॉज के ऊपर लगता है ना। तो अनलेस कॉज का नेगेशन है, तो आपको इफ जब यूज करना है कॉज को रिगेट करना है, इफेक्ट को नहीं। तो आप जो बोल रहे हो ना उसमें इफेक्ट उल्टा हो जा रहा है, तो वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो राकेश वो नहीं कर सकते हैं आप, आपको अनलेस को ट्रांसफॉर्म करना है इफ को, इफ के बाद कॉस को उल्टा करके, ठीक है, राइट। तो दिस इज क्लियर है, ओके। ये हो गया आपके लॉजिकल कंसिस्टेंसी। दिस इज हाउ यू वुड अप्रोच, यस, अनलेस मीन्स इफ नॉट, बस सिंपल, अनलेस मीन्स इफ नॉट कॉज, राइट। ये आपका लॉजिकल कंसिस्टेंसी, न्यू टाइप्स भी हमने कर लिया। अब कल से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, टेस्ट को फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और देखेंगे कितना हमें आ रहा है, कितना हम लोग चीजों को समझ के उस पे कर पा रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने यहाँ तक के क्लासेस देख लिए, नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे मैंने बोला ग्रुप में अगर कोई वो है तो डालिए। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए है दिनेश, इसमें तो प्रैक्टिस तो सब में ही चाहिए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, वो कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसमें नहीं चाहिए है, राइट। कुछ कुछ हम लोग प्रैक्टिस हमें अभी अगला जो 2 दिन है उसमें भी करेंगे, तो उसमें हो जाएगा, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही है ये बताओ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए जो कि क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा है, मतलब अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ 40-50% लोग टच कर पाते हैं, राइट। हमने पिछले जो 7-8 क्लासेस है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में ऑलमोस्ट 90% हम लोगों ने टच कर लिया है, 95% भी बोल सकते हो। एक 5-10% क्या बचा हुआ है वो मैं बता देता हूं। एक चीज जो बची हुई है, फैक्ट, इन्फरेंस और जजमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बचा हुआ है, राइट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो, मतलब आपका एक्शन प्रोबेबिलिटी कितना प्रोबेबल है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। ये दोनों ही बहुत ही हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स है। एसबीआई पीओ से पहले इसको तो आपको सिर्फ टच ही करना है, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट करा दूंगा, अगर आएंगे भी तो एकदम ऊपर ऊपर। और ये दोनों को इसीलिए मैंने एसबीआई पीओ से पहले मैं इन दोनों को करा दूंगा, ताकि बाई चांस अगर एसबीआई पीओ को मूड हो कि इस बार और डिफिकल्ट डालना और वो ये सब डाल दे तो भी हो जाएगा। लेकिन क्लर्क मेंस के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। अब बाई चांस अगर प्रोबेबिलिटी तो आएगा नहीं, अगर प्रोबेबिलिटी आना है तो छोड़, एक बार पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगा, अच्छा प्रोबेबिलिटी का एक एक एस्पेक्ट हमने कर लिया है। प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोबेबिलिटी इन क्रिटिकल रीजनिंग में उसकी स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होती है लॉजिकल कंसिस्टेंसी से, जो पार्ट हमने कर लिया है उसके ऊपर थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल पे हम लोग जाते हैं, बट वो वाला पार्ट कर लिया। अगर वो वाले पार्ट से आए तो आपको पता है कि क्या करना है। और फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट का भी आपको एक आभास है, एक आइडिया है, डिटेल में नहीं किया। वो क्या है मैं बता रहा हूं। फैक्ट मैंने बोल दिया है कि वेरीफाइबल डेटा को फैक्ट बोलते हैं। इन्फ्रेंस हमने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ जजमेंट हमने नहीं किया, तो वो मैं बता ही दे रहा हूं ताकि आप लोग जो अभी तक हो, बाई चांस इट्स लाइक दैट कि बाई चांस आ जाए तो आपको पता हो कि क्या करना है। जजमेंट्स और ओपिनियन, ओपिनियन समझते हो। इन्फ्रेंस और जजमेंट में डिफरेंस ये होता है कि इसका बेसिस जो है लॉजिकल, जो कंक्लूजन है, जो लॉजिकल जो जिस जिन फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पे जो कंक्लूजन लिया जा रहा है उसमें रिलेशन दिखता है इन्फरेंस स्टेटमेंट में। इसमें वो रिलेशन नहीं दिखता है, राइट। कहीं फैक्ट दे रहा है बट उससे अनरिलेटेड कंक्लूजन हो रहा है। डेटा इज नॉट एज मच एडिक्वेट फॉर द कंक्लूजन एज इट शुड बी इन फैक्ट एंड लॉजिक। ये हमने उस तरह से किया हुआ है बट इस तरह से नहीं किया हुआ है, राइट। तो अगर बाई चांस आ जाए तो वो जो हमने डेटा इनएडिक्वेट वाला कॉन्सेप्ट किया था ना उसको लगा के इसको आप कर सकते हो, तो तब वो ओपिनियन हो जाता है, ठीक, राइट। दिनेश ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? ये उसमें डाल देना ना, ये हम लोग कल फिर यूज कर लेंगे।
क्या बोलते हैं, हम लोग कल इस पे यूज कर लेंगे, क्या बोलते हैं, डाउट सॉल्विंग में ग्रुप में डाल देना, ठीक है। हाँ, राजेश कह रहा है कि सर एक बार समराइज कर सकते हैं प्लीज, जो जो हम लोगों ने किया है अभी तक। देखो, एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन वी में एक्सपेक्ट, देख एक्सपेक्टेशन हम लोग किस प्रोपोर्शन में कर सकते हैं वो बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, राइट, बट मैं सारे वो कर देता हूँ। आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमने पहले 4 दिन में किया था, अगर याद हो तो। इस आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग में assumption, conclusion, strengthening the argument और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस थे, ठीक है, राइट। और इसी के ऊपर हमने बेस आउट करके कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। फिर हमने किया कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन, ये स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट अलग है, ये आपको पता ही है। कॉज इफेक्ट क्वेश्चंस टाइप्स, असर्शन रीजन और लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो कुल मिला के वन, ओ इन्फरेंस, सॉरी यहां पे भी तो इन्फरेंस भी तो किया हमने, इन्फरेंस, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरह के जो मेजर आ सकते हैं, वो जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, तुम्हारा ये क्वेश्चन मैं यहीं पे आंसर कर देता हूं। दिनेश का जो क्वेश्चन है वो ये है, स्कूल डिक्लेयर्स, इसमें क्या है, डाउट क्या है दिनेश, अपना डाउट दो, मैं तब तक ये वाला क्वेश्चन सबको एक बार भेज देता हूँ। दिनेश इसमें डाउट दो, तुम्हारा आंसर क्या है, उन लोगों का आंसर क्या है, क्या डाउट है तुम्हें, ठीक है। मैं दिनेश का जो क्वेश्चन है वो मैं सबको भेज रहा हूं। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं भेजता है, अरे ये क्वेश्चन नहीं भेज पा रहा है, 1 सेकेंड। दिनेश मैं एवरीवन पे कर रहा हूं ये क्वेश्चन, सबको दो, देखते हैं क्या बताते हैं लोग, राइट। मैंने आप का जो पार्टिसिपेंट्स को एवरीवन में किया है, यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके एवरीवन को डालो, राइट। और बताओ आपका वो क्या है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, कल कल जैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, तो आप लोग जब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तब देख लेंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि एक एक के क्वेश्चन से दूसरों को भी फायदा हो सकता है, उसी से भी हम लोग क्वेश्चन वो कर सकते हैं। अच्छा ये भी तुमने तो बताया, लेकिन तुम्हारा दूसरों का मतलब उनका आंसर क्या था कि जहां पे तुम्हें डाउट हो गया, ये सबको एक बार क्वेश्चन भेजो दिनेश, कॉपी पेस्ट करके। दिनेश आप भी ये क्वेश्चन सबको एक बार भेज दो, सब वेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, स्कूल डिक्लेयर्स ऑन हॉलीडे, ये एवरीवन करके नीचे टू जब करोगे एवरीवन करके डाल दो इसको, क्योंकि मेरे से ये कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कॉपी डिसेबल्ड होता है ये। स्टूडेंट्स ओवरबर्डन विद, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू यूज देयर माइंड इन दिस। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, स्टेटमेंट है स्कूल डिक्लेयर्स, और इन्फरेंस का क्वेश्चन है। जब तक ये क्या कहते हैं, जब तक नहीं आ रहा है, दिनेश भी नहीं कर पा रहे हैं इसको, मैं बता देता हूं। स्कूल डिक्लेयर्स हॉलीडे ऑन सैटरडे, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ए है स्टूडेंट्स ओवरबर्डन्ड विथ स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बी है स्टूडेंट नीड टाइम टू रिवाइज द सब्जेक्ट टॉट। अब इन्फरेंस है ए अलोन, बी अलोन, नाइदर, आइदर,
क्या है, या बोथ एक साथ। तो स्कूल डिक्लेयर्स हॉलीडे ऑन सैटरडे, स्टूडेंट ओवरबर्डन विद स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये एक इन्फरेंस ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नीड टाइम टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स टॉट, ये एक इन्फरेंस ऑप्शन है। बोथ था क्या दिनेश इसमें? बोथ ऑप्शन था क्या? ओके, सो पहला है स्टूडेंट ओवरबर्डन विद स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टूडेंट नीड टाइम टू रिवाइज द सब्जेक्ट टॉट। आपने ए क्यों मार्क किया था, ए अलोन क्यों मार्क किया था? मोजे जो कह रहे हैं ओनली बी, और एक ने अच्छा, और बाकी? नहीं दिनेश, देखो रिवीजन कैन बी डन इन स्कूल नहीं, मतलब बेसिकली वो सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट नीड टाइम टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स टॉट, तो रिवीजन तो खुद से होता है ना, तो उस हिसाब से तो बी तो है ही है। अब हमारा हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? आइदर नहीं होगा, इनका आंसर जो है आइदर आइदर नहीं होगा, या तो बोथ या तो ओनली बी। थोड़ा सोचने दो मुझे, ए ओनली बी और बोथ में क्या होगा? स्टूडेंट्स बर्डन विथ, स्कूल डिक्लेयर्स हॉलीडे ऑन सैटरडे, students overburdened with studies and extracurricular activities, students are overburdened with studies and extracurricular activities। ये इन्फरेंस हो सकता है क्या कि सैटरडे को छुट्टी दिया? बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, इससे इतना इन्फरेंस कहाँ से हो पाएगा? स्कूल है, हॉलीडे दे रहा है, मतलब स्कूल का काम करने का टाइम चाहिए, ये तो बोल सकते हैं हम लोग, फिर भी तो बोल सकते हैं। बट ये थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ स्कोप नहीं हो जा रहा है इवन फॉर इन्फरेंस? दोस्तों, क्या बोलते हो तुम लोग? राकेश, विप्लवेश, हिमांशु, कृष्णा? या देख, स्कूल है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बट जस्ट फॉर वो होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर डिस्कशन। देख, इतना सा डेटा दिया हुआ है, इतने डेटा पे हम लोग बहुत सारा कुछ तो इन्फर कर नहीं सकते, बट इतना सा डेटा है कि स्कूल ने हॉलीडे दिया है। अब पुश कम्स टू शोव, मुझे कुछ इन्फर करना ही है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि स्कूल का जो काम है उसको ताकि कर सके, वो जो रिवीजन में आता है, बी फिर भी रेलेवेंट है। ए में वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी घुसा दे रहा है, उसके लिए थोड़ा सा तो डेटा चाहिए ना। विल गो विथ बी, आई विल गो विथ बी, दो इट्स अ बैड क्वेश्चन दैट वेज, मतलब इससे इस तरह से हल्का फुल्का इन्फ्रेंस का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बिकॉज वैसे देखा जाए तो बी के लिए भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, राइट? थोड़ा तो डेटा दोगे ना जिसके ऊपर, बट अगर कुछ चूज करना ही है तो बी इज स्टिल अ बेटर कैंडिडेट देन एनी अदर। स्कूल लेसन प्लान्स, मतलब तुम क्या कह रहे हो राजेश? तो फिर क्या तुम्हारे हिसाब से क्या फिर होना चाहिए? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस था। हाँ, ये फिर राजेश सम मतलब तुम फिर व्हाट इज योर इन्फरेंस इन दैट? हमें इन्फरेंस करने बोला है, देखो कंक्लूजन तो कुछ नहीं हो सकता इसमें से मेरे हिसाब से, बट इन्फरेंस में हम लोग क्योंकि वो कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एकदम अलग से बाहर से आ रहा है ना। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी आई एम नॉट
आई एम नॉट सेइंग कि ए नहीं हो सकता है, मुझे बी ही थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा था, तो इसीलिए ए में मुझे और ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है। दैट्स द पहला मैंने क्या बोला कि इतनी से डेटा के ऊपर ऐसे दो बड़े बड़े इन्फरेंस, मतलब डेटा से तो इन्फरेंस बड़े हैं, राइट, इतने से डेटा के ऊपर इतने बड़े बड़े इन्फरेंस होने का स्कोप ही थोड़ा सा कम दिखता है। बट ठीक है, मान लो कि हमें पुश कर दिया गया कि एक चूज करना है, तो बी में कम एजम्पशन पे क्या कहते हैं, हमारे पास इन्फरेंस पर तक जा रहे हैं, और ए में ज्यादा एजम्पशन पे, इसीलिए बी को चूज करने का मैं बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वो तो पहले से ही प्लान था, तो ए कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, वो कह सकते हो, कह सकते हो। ऑप्शन वन मैं बताता हूँ, देखो, रिपीट करता हूँ। अ, मैं स्टेटमेंट पहले से रिपीट करता हूँ, देखो, स्कूल डिक्लेयर्स हॉलीडे ऑन संडे सैटरडे, ठीक है, स्टूडेंट्स ओवरबर्डन विद स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ऑप्शन ए है, ऑप्शन वन। स्टूडेंट्स आर ओवरबर्डन होगा यहाँ पे, आर ओवरबर्डन विद स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और स्टूडेंट्स नीड टाइम टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स टॉट। हाँ, मतलब बोथ के लिए भी लॉजिक बहुत खराब तो नहीं है, बट वो ए का थोड़ा सा स्कोप ज्यादा वाइड है, बी का वो है। छोड़ो यार, खराब क्वेश्चन है, वैसे भी खराब क्वेश्चन है, रो, लीव इट। क्या है मतलब, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आएगा। थोड़ा सा डेटा होना पड़ेगा ना इन्फरेंस के लिए, तुम डेटा ही नहीं देगा। अगर स्टेटमेंट में से ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट, यार कुछ भी हो सकता है, वो तो दुनिया का कोई भी रीजन हो सकता है सैटरडे छुट्टी देने का। प्रिंसि प्रिंसिपल को गाँव जाना था, उसके लिए भी हो सकता है, यार कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम इन्फर थोड़ी ना कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा और डेटा होना जरूरी था उसमें, राइट, ओके। फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड टू क्वेश्चन सेटर। वो जो कह रहा है। चलो, हाँ ले, चलो कल के लिए तैयार हो जाओ, और हम लोग कल जो करेंगे ना, हाँ, स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया, वो सब कुछ इन्फरेंस नहीं हो सकता, ये सब कुछ एजम्पशन के दायरे में चला जाएगा चलो उसको, कल मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उनको तो करना ही करना है, राइट। आप लोग क्वेश्चंस इकट्ठा करो। अगर कल नहीं हो पाए, कल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे में आपको टाइम दूंगा। आप बना लो क्वेश्चंस अच्छे से, पहले से वहां पे डाल दो। तो फिर मैं क्या करूंगा ना, वो क्वेश्चंस को पीपीटी में पार्ट ही बना लूंगा, जो जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं पीपीटी में पार्ट ही बना लूंगा, फिर मंडे के क्लासेस के लिए, ठीक है ना, सैटरडे को अगर मैं मुझे शाम को दे दोगे तो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। हाँ राजेश, कर दूंगा मैं। अच्छा, और एक चीज, ये क्या कहते हैं, अ, कल कल नहीं यार, कल कर लेते हैं, कल मैं देखो, कल का ऐसा रखते हैं, फिर ऐसा रखते हैं, कल का मैं क्वेश्चन बना के आपको दूं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो एक बार, आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक आइडिया आ जाएगा, मैं मिक्स क्वेश्चन दूं ना पहले, राइट। तो उसके बाद जो है, आप जाके सैटरडे संडे में खुद का प्रैक्टिस करो, डाउट्स डालो, एंड देन वी डू ऑन मंडे, ठीक है, इस तरह से करते हैं, मुझे जो जो है ना, कल छुट्टी दे दूंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा हम लोगों के लिए, है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।